नमस्कार, लोकतंत्र 2017 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। चुनाव से पहले बजट की तारीख पर चुनाव आयोग में सुनवाई आज। प्रक्रिया पर केंद्र देगा जवाब। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने की थी दखल की मांग। उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी। 11 जिलों की 67 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बीजेपी और एसपी कर सकते हैं आज उम्मीदवारों का ऐलान। 3 दिन के गोवा दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त लेंगे तैयारियों का जायजा। राज्य में 4 फरवरी को मतदान। उत्तराखंड में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश। 15 फरवरी तक रोक लगाने की मांग। आम बजट पेश किए जाने की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग में आज सुनवाई होगी। इस बारे में कैबिनेट सचिव आज जवाब देंगे। इससे पहले आयोग ने केंद्र से 2012 में आम बजट में देरी किए जाने संबंधित प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। साथ ही आयोग ने केंद्रीय बजट की तैयारी से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी। दरअसल इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने ऐतराज जताते हुए आयोग से दखल की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि 2012 में हालात कुछ ऐसे ही थे और विपक्ष की आपत्ति के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार से बजट को चुनाव तक के लिए टाल दिया गया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखते हुए चुनाव से पहले बजट का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने बुधवार को भी यह साफ किया था कि 1 फरवरी को ही आम बजट पेश होगा। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए बजट में कोई खास घोषणा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरान मणिपुर विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। और बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 67 सीटें हैं। दूसरे दौर के लिए पर्चे 27 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 15 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच होंगे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने इस बात का खुलासा किया है। वहीं गठबंधन को लेकर कल भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय लोकदल को महागठबंधन में शामिल करने के मुद्दे पर दिन भर बैठकों का दौर चला। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि आरएलडी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा ने कहा कि पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के साथ तालमेल की बात कही। अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो हम लोग का सीधा कांग्रेस का साथ बात हुआ। जो एडजस्टमेंट होगा कांग्रेस का साथ ही होगा। फैसले पर पलटवार करते हुए आरएलडी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के दबाव में है। उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पे अगर कोई बात होती तो हम सांप्रदायिक दलों को हराना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पर ये लोग कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उनके दबाव में आए हुए हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है। दोनों पार्टी किस सीट पर लड़ेंगी, इसे लेकर सहमति तकरीबन बन चुकी है। ये तय है कि अमेठी और रायबरेली की 10 सीटें कांग्रेस ही लड़ेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को भी विधायकों के साथ मुलाकात की।
इस दौरान राम गोपाल यादव, अजीज कुरैशी और किरणमय नंदा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये तो हमारे मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि एक सकारात्मक गठबंधन होना चाहिए, जिसमें बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टीज होनी चाहिए, जो साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें और उत्तर प्रदेश का विकास करें। तो उस विषय पर बात चल रही है। इस बीच अतीक अहमद ने भी अखिलेश यादव को समर्थन की बात कही है। साफ सुथरी छवि उनकी है, हमारी वजह से कोई उनको परेशान न करे, कोई ऐसा वैसा सवाल न हो और वो मुख्यमंत्री बने, ये हमारी चाहत है। बीजेपी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां बीजेपी को रोकने में लगी हैं। चाहे सपा हो और सपा के साथ गठबंधन करने वाले लोग हों, हर व्यक्ति जनता में यही साबित करने में जुटा है कि हम ही भाजपा को रोक सकते हैं। यानी अपरोक्ष रूप से सब ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि भाजपा आने वाली है। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 7 चरण में मतदान होना है। कांग्रेस तो यूपी में महागठबंधन चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आरएलडी से यूपी चुनाव में किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी भी गठजोड़ के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन गठबंधन में अगर उनकी पार्टी के वर्चस्व को कोई चुनौती मिलती है तो उससे वो समझौता नहीं करेंगे। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानंद, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज दूसरे दौर के लिए भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं किया है। आज क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है, आज उम्मीद करें कि कम से कम आज इसको लेकर ऐलान हो जाएगा, गठबंधन को लेकर और उम्मीदवारों को लेकर। जी हाँ अमृता, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछले लगातार 2 दिनों से ये हो रहा है कि ऐलान कभी भी हो सकता है, और वो बात सूची पर, उम्मीदवारों पर और गठबंधन पर, इस पे फंसी हुई थी। लेकिन अब ये तय हो गया है कि आरएलडी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। महागठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल है। तो आज उम्मीद है कि कांग्रेस के कई नेता पहुंच रहे हैं, कुछ देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हो सकती है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा वही है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें फंसा हुआ है कि 300 के आसपास सीटें वो समाजवादी पार्टी के पास होंगी और 103 सीटों में से अगर कांग्रेस चाहे तो किसी और को दे सकती है, या फिर कांग्रेस के पास है तो उनमें सीटें लड़ेंगी वो। और कुछ एक बात, जो परंपरागत सीटें होती हैं जैसे अमेठी और रायबरेली की बात आपने कही, तो उस पे भी ये इस तरह की बातें, जो कांग्रेस के रिजर्वेशंस उसमें हैं कि सारी जो सीटें हैं उस पे वो खुद लड़े। वो संदेश देना चाहते हैं कि वो उनका परंपरागत चुनावी क्षेत्र है, लोकसभा वो जीत के आते हैं वहां से। तो लेकिन समाजवादी पार्टी के वो वहां पर सिटिंग एमएलएज वहां ऑलरेडी मौजूद हैं, 4 रायबरेली में और 3 अमेठी में। तो उनकी कोशिश है कि कम से कम एक सीट तो बरकरार रखी जाए। तो ये सारा फॉर्मूला मेरे ख्याल से इस पर बातचीत हो चुकी है। हम लोग इस वक्त अखिलेश यादव के घर के सामने ही मौजूद हैं, बातचीत चल रही है और कुछ देर में इसका ऐलान आज होना संभव है और लगता है कि आज इसका ऐलान यहां पर हो जाएगा लखनऊ। बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आज ऐलान हो जाए। और पंचानंद, आज भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी उत्तर प्रदेश के लिए, इसे लेकर क्या जानकारी? जी हाँ अमृता, बिल्कुल ठीक है। ये दूसरी सूची यहां पर जारी करने की अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोशिश है। और एक आपने चीज देखी होगी कि जैसे जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन डिले हो रहा है और सूची डिले हो रही है, उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बदलकर उस प्रोसेस को, अपने जो डिक्लेरेशन है उनके पार्टी के उम्मीदवारों का, उसको भी उन्होंने धीमा किया है या डिले किया है। कोशिश यही है कि इनका स्ट्रेटजी को पहले देख लिया जाए, कैसे उम्मीदवार हैं, कितनी सीटें कहां पर किसको दी जाती हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करना चाहती है। तो हमने देखा कि उनकी बैठक लगातार 2 बार टली और उसको डिले किया गया। तो आज लेकिन उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के ऐलान के बाद अपनी सूची, दूसरी सूची जो है उसको भी जारी कर सकती है पहले 2 चरणों के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जी बहुत शुक्रिया पंचानंद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सूती कपड़े के उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन नोटबंदी के बाद से कई पावरलूम बंद हो गए और जिले के 7,000 से ज्यादा मजदूर रोजी रोटी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इटावा में बना सूती कपड़ा दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के पावरलूम करीब 10,000 परिवारों की रोजी रोटी का जरिया हैं। इटावा के सूती गमछे, लुंगी, पर्दे और सूती चादर की देश और दुनिया के बाजार में खासी मांग है। लेकिन नोटबंदी के ऐलान के बाद तकरीबन सारे ही पावरलूम बंद पड़े हैं। बुनकरों के उत्पादन पे पूरे देश में ही प्रभाव पड़ गया, हर कुछ डूब रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो हमारी समझ से जो ये नोटबंदी की वजह से हमारे बुनकरों को इसमें काम नहीं मिल रहा है। जो उनके पास माल बना और रखा हुआ है उसको नहीं खरीद रहे हैं लोग,
तो उनको काम थोड़ा कम मिल रहा है, उनके पास माल जमा हो गया है। दरअसल पावर लूम पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर दिहाड़ी पर काम करते हैं। बाजार में नकदी की कमी के चलते इनका भुगतान मुश्किल हो गया है। इसके चलते हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। इटावा का बुनकर ज़्यादातर सूती काम करता है, कॉटन वाला, और अंगोछा बनाता है और बेडशीट बनाता है और रजाई की खोली भी बनाता है। इटावा का बुनकर इसलिए अब खुशहाल नहीं हो पा रहा। एक तो नोटबंदी में सूत नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, उसकी बिक्री नहीं हो रही। हमारे सामने ये दिक्कत आ रही है कि लेबर को मैं हफ्ते के हफ्ते पेमेंट देता हूँ और वो बेचारा हमसे पेमेंट लेके अपनी गृहस्थी का सामान लेता है। अब हमारे पास ये पोजीशन है कि हमको जो मिल रहा है वो मिल ही नहीं पा रहा है इतना रुपया। अब बेचारी लेबर परेशान है, उसकी भूख हमको देखी नहीं जाती है, तो हमने उससे बेहतर ये है कि मशीनों को बंद कर दो। इटावा में पावर लूम उद्योग का सालाना कारोबार 200 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा निर्यात से आता है। आगामी चुनाव में कारोबार को हुआ नुकसान और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रत्याशी 27 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सभी सीटों के लिए मतदान 15 फरवरी को होगा। मतदान के लिए राज्य में 10,854 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने नामांकन के लिए खास इंतजाम किए हैं। बैरिकेडिंग करके चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीसी कैमरे लगाए गए हैं। यदि मतलब जो हमारे निर्धारित संख्या से अधिक कोई अंदर आएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है जीपीएस के माध्यम से जोड़ा गया है। उनको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जो उनकी गाड़ियों में लगा हुआ है। उनकी लोकेशंस भी हमें पता चलती रहेंगी कि वो वर्तमान में क्या है, कि उनका कोई झूठ नहीं अब चल पाएगा। और इधर कांग्रेस ने 21 जनवरी को देहरादून में प्रस्तावित कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई जाए। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री को शिरकत करनी है। कांग्रेस ने कहा है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री पार्टी का चुनावी चेहरा है और ऐसे में ये कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने कहा है कि ये कार्यक्रम राज्य में मतदान पर असर डाल सकता है, इसलिए इसे वोटिंग के बाद ही आयोजित किया जाए। यदि देहरादून में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानी है तो वो चुनाव के वक्त में नहीं, मोस्ट वेलकम, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, मगर चुनाव के वक्त में न करिए। आप 15 फरवरी की बात कर लीजिए। और ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टेलीवाइज होगी, वाइडली पब्लिसाइज्ड होगी। इसमें बहुत सारी बातें कही जाएंगी जो मतदाता के मन को प्रभावित कर सकती हैं। और हमारे संवाददाता नवविक्रम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नवविक्रम, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के 6 सीटों पर उम्मीदवार बचे हैं। सिर्फ 6 दिन बचे हैं पर्चे दाखिल करने के लिए। क्या स्थिति है? जी अमृता, आज यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया का जो औपचारिक शुरुआत हो गई है और यहाँ पर अभी फिलहाल क्योंकि आज पहला दिन है और शुरुआती समय है तो अभी यहाँ पर अभी नामांकन के लिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे और जब कांग्रेस की सूची आ जाएगी, कांग्रेस ने हालांकि इसमें बहुत देरी की है क्योंकि आज तक उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवार की लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर भीड़ बढ़ना चालू हो जाएगी। और जो बीजेपी में भी एक पशोपेश की स्थिति है क्योंकि अभी तक 6 सीटों पर उनके उम्मीदवार नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें, यहाँ पर बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है नामांकन प्रक्रिया को लेकर और खास तौर पर इस बार बारीकी से वीडियोग्राफी कराई जाएगी पूरा जहां पर नामांकन प्रक्रिया होगी उसकी, ताकि कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ी ना हो सके। जी अमृता। जी नवविक्रम, साथ ही कल वहां पे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत करना है और इसे लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है और इसे टालने की मांग की है वोटिंग के बाद।
जी अमृता, बिल्कुल जो कल ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें सेना प्रमुख भी शिरकत कर सकते हैं, साथ ही रक्षा मंत्री तो हैं ही। तो ऐसे में कांग्रेस की आपत्ति लाजमी है क्योंकि मोदी यहां पर चेहरा है बीजेपी का, और क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल इलाका है, यहां पर काफी संख्या में रिटायर्ड सैनिक और सैनिक रहते हैं। ऐसे में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसने शिकायत की है, चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया है, और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं। और अगर बात करें कि जो कल कॉन्फ्रेंस होनी है, कॉन्फ्रेंस में जो यहां से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे आईएमए। तो आईएमए की रैली को लेकर आईएमए में जो कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि ये और कहीं की जा सकती थी, उरी में की जा सकती थी, जम्मू कश्मीर में की जा सकती थी। खास चुनाव के वक्त इसका मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। जी अमृता, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और चुनाव आयोग की टीम ने उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने देहरादून में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं की सुविधा के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आप लोगों की मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग चली, क्या यहाँ पर मुख्य चुनौतियां आपके सामने हैं? देखिए, यहाँ पर जो हमने पूरे 2 दिन चर्चा करी उसमें मुख्यतः 3-4 चुनौतियां हैं। एक तो चुनौती जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और विभिन्न माध्यमों से हमें मालूम पड़ा, वो है यहाँ पे शराब का वितरण और उसका दुरुपयोग हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में। और तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर राज्य प्रशासन को और अपने मशीनरी को कहा है कि वो आगामी 4-5 दिनों में उस मशीनरी को बहुत तेजी से काम कराएं और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त करें। उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और दूसरे राज्य से लोग आकर के यहाँ पर लोग उपद्रव या किसी प्रकार का विघ्न न डालें। 15 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। फरवरी ज्यादातर वहाँ बर्फबारी होती है, कई बड़े जिले ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी होगी। ऐसे में कितना मुश्किल होगा और इसके लिए क्या प्लान बनाया गया? हम चाहते हैं कि चुनाव के दिन हमारी पोलिंग पार्टीज पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और चुनाव के दिन हमारे वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। इसके लिए हमें राज्य प्रशासन ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में ऐसी सड़कें जो हिम प्रभावित हैं, जो बंद हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, उनको क्लियर करने के लिए काफी मात्रा में उनके पास मशीनरी, संयंत्र और मजदूर अवेलेबल हैं। जहां से सूचना मिलेगी वो वहां पे जाके सड़क को खोलेंगे। यहाँ पर बहुत तेजी से अदला बदली हो रही है राजनीतिक दलों में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में और खासतौर पर एक अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें कांग्रेस के काफी लोग चुनाव के वक्त बीजेपी में। आचार संहिता का क्या उल्लंघन नहीं है या इन पर कोई कार्रवाई कर सकता है? जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बारे में एंटी डिफेक्शन एक्ट बना हुआ है। जो निर्वाचित नहीं है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ कहना है कि उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े, ये आयोग की कोशिश है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और अब बात गोवा की। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में निर्वाचन आयोग की टीम आज से गोवा के 3 दिन के दौरे पर है। गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि चुनाव आयोग की टीम राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगी, साथ ही चुनाव अधिकारियों और राज्य पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेगी। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, एमजीपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्य चुनाव आयुक्त बातचीत करेंगे। गोवा की सभी सीटों पर एक ही चरण में 4 फरवरी को चुनाव होना है। गोवा में 4 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। अलग अलग दलों के नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पार्सेकर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में एक भी कसीनो नहीं खोला गया।
गोवा में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और वेस्ट शेड्यूल से समय निकालकर हमसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारेशकर जी। सर, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। सर, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? आप 2 साल तक लगातार मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने विविध कार्यक्रमों द्वारा, अपने विविध योजनाओं द्वारा समाज के अंतिम स्तर पर जो लोग हैं उनको हमने बहुत मदद करने का सफल प्रयास किया। कसीनो को बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है, उनको शिफ्ट करने के लिए मांडवी से, ये भी एक वादा हुआ था कि मांडवी से उसको कसीनोज को बाहर निकालेंगे। We have discouraged casinos. I understand. What we have done is we have not increased a single casino. में दोहरी नागरिकता के संबंध में भी मामला चल रहा है कि पुर्तगाल की नागरिकता रहे, यहाँ की रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो कोर्ट के सामने मामला है उसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता, फिर भी मुझे लगता है I am sympathetic to those who get the passport and go out. I feel sorry. Many of them move out to get jobs. As government, I feel I should be in a position to create an atmosphere, and just not an atmosphere, to create more jobs for all strata of the society. And by the end of 2021, Goa will be unemployed free. सर, स्पेशल स्टेटस की मांग उठा रही है आम आदमी पार्टी इस बार, आप लोगों को क्या कहना है इसमें? I feel these are the issues which certain people raise to garner public support. ये थे गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत जी, जिनका कहना है कि इनके कार्यकाल और बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान यहाँ बहुत विकास के काम हुए हैं और उन्हीं के दम पर इनको पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से जनता बीजेपी को वोट देकर सत्ता में वापस लेके आएगी। गोवा से कैमरामैन MS सुरेश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और अब बात पंजाब की। गुरुवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। इस बार पंजाब में रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। आखिरी दिन 1040 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की और कुल मिलाकर 117 सीटों की विधानसभा के लिए इस बार 1941 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। पिछले चुनाव से अगर हम तुलना करें तो ये लगभग दोगुनी संख्या है। 2012 के चुनाव में 1078 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। अब 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 4 फरवरी को सभी सीटों पर एक साथ मतदान होना है। 11 मार्च को 5 विधानसभाओं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।